brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एक 52 साल की महिला है जिसके 9 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 30 साल का है और शादी के 31 साल बाद उसे दोबारा प्यार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शादी पहली थी, तीसरी शादी थी। तीसरी शादी के बाद अब चौथा प्यार। अपने 9 बच्चों को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। फिर पुलिस कंप्लेंट होता है, पुलिस समझाती है और जो महिला है वो वापस आ जाती है और अपने पति से वादा करती है कि फिर नहीं भागूंगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भाग जाती है। अब पति फिर भाग जाता है पुलिस के पास और बोलता है साहब मेरी पत्नी को वापस लाओ। फिर पुलिस पत्नी को पकड़ के लाती है और कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जज साहब पूछते हैं कि बताओ आपको किसके साथ रहना है। तो महिला जो बताती है उसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। वो कहती है कि मुझे मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, मेरी जो सबसे छोटी बेटी है 10 साल की उसके साथ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूँगी। ये सुनकर जज साहब के भी होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जहाँ आपकी इच्छा, जहाँ आपकी मर्जी। बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इजाज़त दे देता है कोर्ट। लेकिन अब कोर्ट ने इजाज़त दे दी है तो पति को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो अभी भी पति कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। पति का कहना है कि मैंने 2.5 बीघा ज़मीन जो है इसके नाम की थी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और वो ज़मीन इसके नाम होते ही इसने अपना रंग दिखा दिया। जब तक ज़मीन इसके नाम नहीं थी इसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझे मेरी ज़मीन वापस कर दो। अब कोर्ट का लैंग्वेज क्या कहता है, क्या ये ज़मीन वापस मिल पाएगी, इस केस में क्या होगा, क्या इन दोनों में तलाक हुआ है और कैसे परमिशन मिल गई साथ रहने की, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। और पूरी स्टोरी कि कैसे प्यार हुआ, कैसे 9 बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ भाग गई, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का बदायूं, और बदायूं में एक गांव है खेड़ा जलालपुर। यहाँ ओमपाल रहते हैं और ओमपाल का खेतीबाड़ी का अच्छा खासा बिजनेस है, मतलब ठीक ठाक पैसे आ जाते थे उससे। लेकिन ओमपाल की जब शादी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, इतने पैसों में तो घर नहीं चलेगा, हमें अगर अपनी लाइफ को और अच्छे से जीना है तो मुझे शहर जाना पड़ेगा कमाने। और ओमपाल चले जाते हैं दिल्ली काम के लिए। उनकी शादी होती है नीलम से, और नीलम पड़ोस में ही रहने वाली थी। घर वाले रिश्ता तय करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी बहुत अच्छे से चलती है और शादी के 30 सालों तक कोई गड़बड़ी नहीं होती, सब कुछ बढ़िया से चलता है। ओमपाल जो है रेगुलर दिल्ली से बदायूं आया करते थे छुट्टी ले लेकर, और घर वालों को प्रॉपर टाइम पे पैसा। इस बीच ओमपाल और जो नीलम है उनके टोटल 9 बच्चे हो जाते हैं। और एक तरह से गांव वाले ताना भी मारते हैं कि इतने बच्चों की क्या ज़रूरत है, इतनी महंगाई वैसे भी हो गई है। तो ओमपाल कहते हैं नहीं, सब भगवान का दिया हुआ है तो पाल ही लेंगे कैसे ना कैसे। और सबको शिक्षा वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई सबको करवा रहे थे अच्छे से। जो उनका सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है कौशल, वो 30 साल का है। जो दूसरा बेटा था छोटा, उसका जो सेकंड नंबर पे नीरज, वो 28 साल का था और उसने अपनी जान ले ली थी खुद से। फिर पिंकी है, उसकी उम्र 25 साल है, गौरव 22 साल, शिवानी 19 साल, निखिल 17 साल, श्याम सुंदर 16 साल और अखिलेश 12 साल, और सबसे छोटी है अंजलि जिसकी उम्र है 10 साल। अब सब कुछ सही चल रहा था। वो रेगुलर आते जाते थे घर से और घर पर पैसे भी भेजते थे, फ़ोन पर बात भी होती थी अपनी पत्नी से। अब उम्र भी हो गई थी। अब जो ओमपाल है उनकी उम्र 55 साल प्लस थे और उनकी वाइफ 52 की थी। तो इस उम्र में अब ज़्यादा बचता नहीं बात करने के लिए, क्योंकि आप बच्चों में ही इतने बिजी होते हो। तो दोनों सिर्फ बच्चों का हाल चाल, बच्चे क्या कर रहे क्या कुछ नहीं, यही सब बातें होती थी। इस बीच नीलम की लाइफ में एक आदमी आता है जिसका नाम था पप्पू यादव। पप्पू यादव केवल 35 साल का था और वो भी पड़ोस का रहने वाला था। धीरे धीरे दोस्ती होती है एक शादी से, और वहीं से वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन अभी तक किसी को इस बारे में कोई पता नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है कि ये जो पप्पू यादव है वो हमारी मम्मी का बॉयफ्रेंड है। अब तारीख आती है 2 जून 2025। नीलम अपने बच्चों को बोलती है कि मैं जा रही हूँ नदी में डूबने और अपनी जान देने, और घर से निकल जाती है, भाग जाती हैं। अब जो सबसे छोटी वाली बेटी थी अंजलि 10 साल की, वो सुनती है, डर जाती है, तुरंत अपने पापा को फ़ोन करती है, ओमपाल को बताती है कि पापा मम्मी चली गई जान देने, आप जल्दी आ जाओ। दिल्ली से पूरा काम धाम छोड़कर ओमपाल तुरंत पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर आ जाते हैं।
घर आते हैं, वो तुरंत जाते हैं नदी के आसपास इलाकों में, वो ढूंढते हैं अपनी पत्नी को, लेकिन उनकी पत्नी कहीं मिलती नहीं, कुछ अता पता नहीं चलता। 2-3 दिन तक लगातार ढूंढते, नहीं पता चलता। थक हार कर वो चले जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास वो जब कंप्लेंट फाइल करते हैं तो पुलिस पहले सीरियसली नहीं लेती, फिर वो 2-3 चक्कर लगाते तो पुलिस समझ जाती कि मामला गंभीर है। अब पुलिस जब एफआईआर दर्ज कर लेती है, कंप्लेंट दर्ज कर लेती है, तो पुलिस उनके नंबर को ट्रेस करती है। पता चलता है नंबर तो एक्टिव था और थोड़े दूर पे ही एक्टिव था। तो जो शक जाता है कि ये इन्होंने तो जान तो नहीं दी है, लेकिन ये किसी के साथ शायद भाग गई हो। अब पुलिस जो है कॉल रिकॉर्डिंग निकालती है, कॉल डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है पप्पू है कासगंज का, उसी से बात करी जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, पप्पू यादव। अब पुलिस उसका नंबर ट्रेस करती है और फिर पुलिस उन दोनों से बात करती है और उनको कहती है कि थाने में आओ, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 1 जुलाई को नीलम जो है पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस उसको उनके पति के हवाले कर देते हैं, ओमपाल के। और फिर ओमपाल से उनकी पत्नी नीलम वादा करती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैं नहीं भागूंगी। ओमपाल विश्वास भी कर लेते हैं, बोलते ठीक है यार, गलती हो गई, माफ़ कर देते हैं, अब क्या इतने बच्चे हैं हमारे, उन्हें संभालना भी है, सब कुछ है, और गांव में छवि खराब हो रही है, ऐसा उनका कहना था ओमपाल का। नीलम ने वादा कर दिया, सब कुछ कर दिया और सब कुछ तय हो गया। अब इस बीच नीलम ने फिर कांड कर दिया। 2 तारीख, मतलब 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई का समय आता है, 1 दिन बाद ही नीलम वापस से फ़रार हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब जो हस्बैंड है वो रात को ही वापस दिल्ली चला गया था। अब ओमपाल परेशान हो जाते हैं, फिर ओमपाल के बेटे ढूंढते हैं, मिलती नहीं है, फिर गांव वाले ताने मार रहे थे। अब इसमें वापस से ओमपाल जो है वो कुछ दिन बाद वापस से आते हैं और 12 अगस्त को सीओ जो थे वहाँ के एसीपी डॉक्टर देवेंद्र कुमार, उनके पास जाकर कंप्लेंट करते हैं कि मेरी पत्नी फिर से भाग गई है। क्योंकि थाना एंटरटेन नहीं करा, जो लोकल पुलिस थी एंटरटेन नहीं कर रही थी, बोल रहे थे यार बार बार तुम्हारे घर का यही चल रहा है, भाग जा रही है, पकड़ के लाओ, फिर भाग जा रही है। तो वो जाते एसीपी के पास, एसीपी उनकी सुनवाई करते हैं और 13 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होती है पप्पू और देवेंद्र के नाम पे। पप्पू उनका बॉयफ्रेंड, उनकी पत्नी का, और देवेंद्र जो है वो पप्पू का भाई। अब इन दोनों को पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है, इनके घर पे फ़ोन जाता है, तो 10 सितंबर को जो नीलम है वो खुद पुलिस स्टेशन आती है और अपना बयान दर्ज कराती है। बोलती मुझे नहीं रहना है इस आदमी के साथ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में ये बताती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे इनके साथ प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ें बताती है। और फिर कोर्ट पूछता है कि तुम्हें किसके साथ रहना, तो बताती है मुझे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। तो कोर्ट इसकी इजाज़त दे देता है, बोलता है ठीक है आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहो, और जो बताया कि प्रोसेस जो करना है आगे तलाक वलाक का वो चलेगा। अब ऐसे में सवाल ये था, फिर ओमपाल जो थे परेशान हो गए, वो फिर पुलिस के चक्कर काटने लगे कोर्ट के। वो कहने लगे कि ठीक है वो अपने पति बॉयफ्रेंड के साथ रहे, इससे अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मेरी ज़मीन जो मैंने कुछ दिन पहले इसके नाम पर ज़मीन की है 2 बीघा से ज़्यादा, वो ज़मीन मुझे वापस लौटा दे, वो ज़मीन मुझे वापस मिल जाए, और इसको जिसके साथ रहना है रहे। ये तो एक तरह से प्लानिंग करके ये भागी, जब तक ज़मीन इसके नाम पे नहीं था तब तक तो ये नहीं भागी, लेकिन जैसी ही ज़मीन इसके नाम पर हो गई ये भाग गई। अब ऐसे में पुलिस भी एंटरटेन नहीं करे, पुलिस बोल रही है कोर्ट का मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। और अब ओमपाल जी कोर्ट के धक्के खा रहे। वैसे इस पर देखा जाए तो लीगली ये है कि जब तक अगर शादी में है और शादी के बंधन में, और अगर डिवोर्स चाहते हैं तो वो तो मिलता ही है, इसमें कंपनसेशन मिलता है, और कहा जाता है कि पति की आधी प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा होता है। लेकिन अगर तलाक का रीज़न ये बना अवैध संबंध, किसी और से संबंध है, तो ऐसे में एक चीज़ तो ईजी हो जाता है कि जितना ज़्यादा जो डिमांड होता है वो फुलफ़िल नहीं होता। अगर आप समझो प्रॉपर्टी में से पूरा हिस्सा 60% 50% मांग रहे हो तो शायद वो फुलफ़िल नहीं होता। वो भी कोर्ट का जुरिडिक्शन है, कोर्ट उस केस को कैसे देख रहा है, कोर्ट क्या क्या उसमें लगा रहा है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। फिर अब वो भाग दौड़ कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुझे मेरी ज़मीन दे दो और मेरी बेटी दे दो, बाकी तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, क्योंकि मेरी बेटी 10 साल की और मैं नहीं चाहता किसी अननोन के यहाँ वो पले और बड़ी हो। इसके बाद अंजलि भी कह रही है कि मैंने भी बहुत साल प्रताड़ना झेली, मैंने किसी को बताया नहीं, अकेले पूरे बच्चों को पाला, ये तो शहर चले जाते थे, ध्यान नहीं देते थे मुझ पर। और ऐसा होता है बहुत बार, आदमी पैसे के चक्कर में अपने घर पर अपना ध्यान नहीं दे देता। और पत्नी भी कोई मशीन थोड़ी ना है कि सिर्फ आपके लिए जीवन भर काम ही करती रहे। बहुत लोगों की बात कड़वी लगेगी, लेकिन वो भी आपके परिवार का सदस्य है, उसका भी जीवन है। आप तो पैसे कमा रहे हो, खुद पे खर्च कर रहे हो, शहर में रह रहे हो, सब कुछ है। और उनका जीवन उतने में ही समट जाता है। 9 बच्चे हो गए हैं, ज़िंदगी भर बच्चों का ही ख्याल रखा होगा उन्होंने तो शादी के बाद से।
तो कहीं ना कहीं ये भी बात थी जो इस कहानी में हमें नज़र आती है कि औरतों के जीवन में भी बहुत संघर्ष है। इस संघर्ष में हम उनका जो सेक्रीफाइस है वो भूल जाते हैं, इसीलिए तो इस उम्र में भी जाकर प्यार हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि कोई तो केयर करने वाला आया है, कोई तो मेरे बारे में सोच रहा है, और वो चीज़ फटाक से इफ़ेक्ट कर देती है। तो ये थी नीलम की कहानी। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।